कहाणी चिंध्या चिंध्या केल्या पेशव्यांच्या त्या 500 महाराणी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. विजय स्तंभाचा विजय असो. मित्रांनो, या ठिकाणी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी वंदन करण्यासाठी मी व आमची टीम आलेली आहे. तर या भीमा कोरेगावचा पूर्ण व्हिडिओ आपण समोर पाहणार आहोत. जय भीम. मित्रांनो नमस्कार. आज योगायोग लागला की मला भीमा कोरेगावला वंदन करण्यासाठी या ठिकाणी मी आलेलो आहे. मित्रांनो, 1 जानेवारी 1818 मध्ये मात्र 500 महार सैनिकांनी बाजीराव पेशव्यांचे 28,000 पेशवे सैनिक कापले होते. एका हिश्श्याला मित्रांनो 56 पेशवे आले होते. आणि या ठिकाणी मित्रांनो मला योगायोग भेटला भीमा कोरेगावला येण्याचा. या ठिकाणी मित्रांनो काही हरियाणाहून आले होते भीमा कोरेगाव पाहण्यासाठी. त्यांची मी थोड्या वेळामध्येच मुलाखत घेईल. त्यांची अशी छोटीशी बाईट घेतली तर ते म्हणले की आम्ही आवर्जून भीमा कोरेगाव पाहायला आलो आहे. इथली अवस्था काय आहे, इथं देखरेख काहीच नाही, तर याकडे तुम्ही लक्ष देत नाहीत का, तुम्ही सरकारला आवाज करत नाहीत का. तर या गोष्टीचा मित्रांनो गांभीर्याने लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, ही जे 1818 मध्ये महार सैनिकांनी क्रांती केली होती, मला असं वाटतं की भारताच्या इतिहासामधली ही पहिली महारांनी क्रांती केली होती आपल्या स्वतःच्या स्वाभिमानासाठी, स्वतःसाठी. तर मित्रांनो ही 1818 आणि या ठिकाणी मित्रांनो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दरवेळेस या 500 शूरवीरांना वंदन करण्यासाठी येत होते. तर मित्रांनो तुम्ही विचार करू शकता की ही पावनभूमी किती महत्त्वाची आहे आपल्यासाठी. तर या पावनभूमीकडे लक्ष देणं, या जागेच्या सुशोभीकरणासाठी आवाज उठवणं आपलं महत्त्वाचं काम आहे. मित्रांनो ही जी क्रांती होती, ही क्रांती फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नव्हती, तर ही क्रांती भारतभर मर्यादित होती. भारतभर ह्या क्रांतीचा आवाज गेला होता. आणि मित्रांनो महाराष्ट्रामध्येच नाही तर UP असेल, मध्य प्रदेश असेल, हरियाणा असेल, तमिळनाडू असेल, अशा विविध राज्यातून भीमा कोरेगाव पाहण्यासाठी लोक आवर्जून येतात. तर मित्रांनो या सुशोभीकरणासाठी आणि या देखरेखसाठी थोडा आवाज उठवणं गरजेचं आहे. आपण 1 जानेवारीला येतोच, त्या दिवसानंतर आपण थोडंफार दुर्लक्ष करतो या जागेचं. तर ही जागा खूप महत्त्वाची आहे. मित्रांनो हे जे 500 वीर सैनिकांचं हे जे योगदान आहे, हे महार सैनिकांचं जे योगदान आहे ते अमूल्य आहे आपल्यासाठीच नव्हे तर पूर्ण भारतभर हे अमूल्य आहे. आणि हा खूप महत्त्वाची ही जागा, महत्त्वाचा प्लेस आहे मित्रांनो. तर या जागेकडे लक्ष द्या. एवढेच मी या माझ्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांना, पूर्ण आंबेडकरी जनतेला, पूर्ण युवा भीमशक्तीला मी या माध्यमातून विनंती करतो. आणि जाणून घेऊ आपण हरियाणाहून आलीसाठी आलेले आहेत, त्यांची आपण छोटीशी मुलाखत घेऊ. तोपर्यंत जय भीम. याद करें हम शौर्य दिवस पर उन महारों की कुर्बानी. 56 मार पेशवा कर गए अमर कहानी. कर गए अमर कहानी. सुनो पेशवाओं ने संभाजी महाराज का वध करवाया और टुकड़े टुकड़े काट काट कर जगह जगह फेंकवाया. उनने जगह जगह फेंकवाया. फिर कर दिया ऐलान इसे कहीं जाए नहीं जलाया. अगर किसी ने हम हिम्मत की हम कर दें उसे सफाया. कर देंगे उसे सफाया. पर बीड़ा गणपत महार ने ठाया. पर बीड़ा गणपत महार ने ठाया. मन संस्कार की ठानी. जिन 56 मार पेशवा कर गए अमर कहानी. वो कर गए अमर कहानी. दाह क्रिया के बाद समाधि शंभू की बनवा दी. लेकिन पेशवाओं ने गर्दन गणपत की कटवा दी. गणपत की कटवा दी. महार कौम के पूरे शोषण की तालीम दिवा दी. पीछे झाड़ू आगे हांडी गर्दन में लटका दी. वो गर्दन में लटका दी. अत्याचारों की जड़ी लगा दी और करने लगे मनमानी. जिन 56 मार पेशवा कर गए अमर कहानी. वो कर गए अमर कहानी. तभी अंग्रेजों का
हुआ आगमन, होने लगी लड़ाई, पर पेशवाओं की सेना आगे पेश चली ना भाई, पेश चली ना भाई। तभी पेशवाओं से सिद्धनाथ ने जाकर सलाह मिलाई, यदि मान और सम्मान मिले तो हम करें तुम्हें सहाई, हम करें तुम्हें सहाय। ये मांग पेशवाओं ने ठुकराई, जो थे मन में अभिमानी, 56 मारो पेशवा, कर गए अमर कहानी, वो कर गए अमर कहानी। फिर सिद्धनाथ ने कहा, भरा जो अहंकार थारे मन में, औकात तुम्हारी बतला देंगे, एक दिन आकर रन में, हम एक दिन आकर रन में। फिर अंग्रेजों से मिले सिद्ध और छाई खुशी जन जन में, तुम्हें मान और सम्मान मिलेगा, तुम आओ हमारी पलटन में, आ जाओ हमर पलटन। ताकतवर जो माहर तन में थी मदमस्त जवानी, जिन 56 मार पेशवा, कर गए अमर कहानी, वो कर गए अमर कहानी। फिर शंभू जी की गए समाधि, और मन में लिए धार सुनो, 28,000 पेशवा सैनिक, 500 सिर्फ महार सुने थे, 500 सिर्फ महार सुनो। 7 दिनों तक पेशवाओं की बही खून की धार सुनो, सन 1818 दिन पहला विस्मित वार सुनो था, पहला विस्मित वार सुनो। जहाँ भीमा नदी की धार सुनो, यहाँ भीमा नदी की धार सुनो, ये कवि मवासी बानी, जिन 56 मार पेशवा, कर गए अमर कहानी, वो कर गए अमर कहानी। याद करें हम शौर्य दिवस पर उन महारों की कुर्बानी, जिन्हें 56 मार पेशवा, कर गए अमर कहानी, वो कर गए अमर कहानी। उन सभी यहाँ पर शहीद हुए, और उन 500 महारों के लिए हमारा ये पूरा काफिला उन्हें यहाँ आकर के श्रद्धांजलि देने और उनका यहाँ कोटि कोटि नमन करने के लिए हम आए हैं। हे महार सैनिकों, हे महार समाज के 500 सैनिकों, ये समाज आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हरियाणा से आया काफिला आपको सत नमन करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रांनो नमस्कार. आपण जी आता ही कविता ऐकली, हे मास्टरजी यांनी कविता खूप छान म्हणली आहे. तर यांची आपण छोटी सी मुलाकात घेऊ. ये जो आपने अभी पोएम कविता जो पढ़ के बताई, ये आप खुद ने लिखी थी? हाँ, ये मैंने खुद ने लिखी है, और आज नहीं, ये मैंने 2001 में लिखी थी। हाँ। लेकिन उस समय तो मैंने इसने अपने होम सिटी में गाया था, क्योंकि हमने वहाँ पर शौर्य दिवस को मनाया था 1 जनवरी 2001 को 21 को, तो उस दिन तो इसको मैंने वहाँ गाया था। लेकिन आज मुझे एक मौका मिला जो मैं बिल्कुल जैनवन जगह पर आकर के वो जो मैंने यहाँ इसको सुनाया है, और मेरी आज तमन्ना पूरी हो गई। उस दिन तो मैंने केवल पलवल में ही इसको सुनाया था। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और पलवल मेरा होम सिटी है, वहाँ पर मैंने 2021 में इसको सुनाया। आज मुझे मौका मिला अपने पूरे काफिले के साथ, हम 55 आदमियों का एक काफिला लेकर के यहाँ निकले हैं 10 दिन की यात्रा पर, और आज हमारे ये 6ठा दिन है। इसकी शुरुआत आज यहाँ भीमा कोरेगांव की समाधि की, इससे हमारा शुरू हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे संभाजी की समाधि के ऊपर। और ये गाना जो गीत था मैंने यूट्यूब पर देखकर पढ़ा और उसको फिर लिपिबद्ध किया, एक लय में इसको मैंने लिखा था। और आज मेरी पूरी जिंदगी की जो तमन्ना थी कि मैं वहाँ एक बार जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मेरा आज सपना पूरा हो गया। और यहाँ आकर के मुझे जब इसकी हालात मैंने देखी तो वाकई में ये दयनीय हालत यहाँ जो सरकार ने बना रखी है। मेरी विशेष मांग है सरकार से कि वो किसी भी कीमत पर इस जगह को ऐसा उपेक्षित न रखे। इसका विकास अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारे लोगों के
मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, ऐसी हालत को देख करके हम ये महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों की नजर में हम आज भी आजाद भारत में भी हमारी ये पोजीशन है तो उस जमाने में क्या रही होगी। हमारी स्पेशल मांग भी है सरकार से, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो। और दुख तो जब होता है कि जब हमारे बहुजन समाज के समाज में से निकले हुए मंत्री आज की सरकार में मंत्री के पद पर बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई देता ये? क्या उनकी आंखें बंद हैं? उनको इसकी हालत नहीं नजर आती? हमारी स्पेशल मांग है, चाहे मुझे अठावलाई जी से मिलना पड़े, मैं अठावलाई जी से मिलकर के भी जाकर के भी मिलने की कोशिश करूंगा और उनसे कहने का मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूं कि उनको ऐसी जगह जो हमारी ऐतिहासिक जगह है, ऐसी जगहों की ऐसी दयनीय हालत नहीं होना चाहिए। इससे हमारे समाज के पूरे समाज को, भारत के पूरे समाज, एससी समाज के जो लोग हैं उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। साथियों, आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं हरियाणा से आया हूं, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूं और मवासी राम मेरा नाम है और मेरा नंबर 999 197 3255 है। आप किसी भी समय मुझे मिशन के लिए टेलीफोन कर सकते हैं। बाबा साहब का पूरा हिस्ट्री और अपने महापुरुषों की जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, मैंने लगभग सबके ऊपर बहुत सारा जो गायन है वो तैयार किया हुआ है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या बोलते हैं, आप हरियाणा से आए हैं? जी हाँ। तो आपका नजरिया कैसा है महाराष्ट्र को देखने का? महाराष्ट्र का नजरिया देखने का ये है कि यहाँ की अगर हालात को देखा जाए तो हमारे हरियाणा के मुकाबले तो काफी यहाँ आर्थिक व्यवस्था जो है कुछ कम नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से एक विचार जो पैदा हमारे रहबरों ने यहाँ से दिया, यहाँ से वो पैदा हुए और उन्होंने एक जो क्रांति फैलाई पूरे देश में, वो क्रांति दूसरी जगह अब जोर पकड़ रही है। वैसे तो यहाँ महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने महापुरुषों के प्रति वो कृतज्ञ और अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहे हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ और मेरे समाज के लोगों, अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ाना और अगर आगे भी नहीं बढ़ा पाओगे तो इसको किसी भी कीमत पर इसको पीछे न जाने दें। इसी बात को लेकर के हमारा एक टारगेट बना है। हर साल हम कम से कम 2 यात्राएं अपने लोगों को लेकर ऐसे दर्शनीय स्थलों पर जो हमारे समाज के दार्शनिक ऐतिहासिक स्थल हैं उनका भ्रमण कराने के लिए हम लोगों को लाते हैं, जागरूक कर रहे हैं। और हमारा ये एक टारगेट है, हम जब तक हम जिएंगे हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी इस ऐतिहासिक जगह को दिखाने का काम करेंगे और अपने महापुरुषों के मिशन और उनकी बातों को उन्हें फैलाने का काम करेंगे। अभी यहाँ पर जो है भीमा कोरेगांव है, 1 जनवरी 1818 को यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, हमारे 500 सैनिकों ने बाजीराव पेशवा के 28,000 सैनिक मार गिराए थे। हाँ, ऐसा ही। अभी यहाँ पर इस पावन भूमि में आकर क्या महसूस कर रहे हैं? पावन भूमि पर हमें तो क्योंकि हमारे महापुरुषों का यहाँ उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई, उनका हौसला उन्होंने दिखाया, उस हौसले को ही नमन करने के लिए हम यहाँ हैं कि हम ना कभी कमजोर थे और ना हमें ऐसा होना चाहिए कि हम आज भी कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम तो कमजोर यहाँ हो रहे हैं कि हम 3-3 हो रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इसी तरह अगर हम एकत्रित रहें तो हम ना कभी पहले कमजोर थे और ना कभी आगे कमजोर रहेंगे। हमारे ऐसे ही हौसले बुलंद हमारे हमेशा चलेंगे। हम तैयार हैं इस बात के लिए। कोई पूछो ना, कोई भी सवाल इनसे करो, जैसे इनसे करो। ठीक है। अभी यहाँ पर जो हरियाणा के मतलब जो हमारा हरियाणा में समाज है वो और जो इधर का समाज है, इसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? सबसे पहले तो इस चैनल का धन्यवाद। जो मैं विशेष तौर से बात कहना चाहता हूं कि इतिहास में बहुत सारे युद्ध हैं। कोई युद्ध धन के लिए हुआ, कोई युद्ध सोने के लिए हुआ, कोई युद्ध जमीन के लिए हुआ, परंतु जो भीमा कोरेगांव का युद्ध था वो एक संदेश था उस व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह होने का कि यदि एक लंबे समय तक मानवीय अधिकारों से किसी भी समाज को वंचित किया जाएगा तो वो लोग एक न एक दिन विद्रोह कर देंगे, उस व्यवस्था को तोड़ फेंकेंगे। और जो भीमा कोरेगांव से जो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री बटालियन नंबर 2 से जो ये विद्रोह हुआ, जिस तरह से महार सैनिकों ने पेशवा के सैनिकों को 28,000 सैनिकों को हरा दिया, तो वो खुली चुनौती थी और इस व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था, जिसकी परिणति ये हुई कि
जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो जो परिवर्तन 1 जनवरी 1818 को तलवारों से या तोपों से हो रहा था, उसको स्थायी तौर से बाबा साहब ने अपनी कलम से कर दिया और जो आज करोड़ों लोगों को समान अधिकार दे करके एक सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर दिया। ठीक है, अभी तुम्हारे हिसाब से जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें कौन सी क्रांति आनी चाहिए? जो बाबा साहब जिस बात रास्ते को बता कर गए हैं कि सबसे पहले हमें अपने साहित्य का अध्ययन करें, मनन करें, और जो एक तलवार से ब्लड रेवोल्यूशन आता है तो वो कोई स्थायी नहीं होता, वो थोड़े समय का होता है। जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन होता है, बौद्धिक क्रांति जो होती है, वो स्थायी होती है। उससे एक समाज में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो जो बाबा साहब ने कहीं कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा था, परंतु वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि एक विदेशी सत्ता को भी ये मानना पड़ा कि बाबा साहब जो मांग उठा रहे हैं, चाहे वो मांग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मंत्रियों के पद पर रहते हुए हो, तो वो सुधार उन्होंने स्थायी तौर से किए। लेबर मिनिस्टर जब वो रहे तो उन्होंने मजदूरों के प्रति, महिलाओं के लिए काम के घंटे निर्धारित किए, हीराकुंड बांध परियोजना का एक खाका तैयार किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कॉन्सेप्ट देश के लिए दिया। इसी प्रकार से वो सारे परिवर्तन स्थायी थे और जिसका लाभ पूरे देश को मिला, पूरे समाज को मिला। ये नहीं है कि हीराकुंड बांध परियोजना लागू हो गई तो किसी SC, ST, OBC के लिए ही उसका फायदा हुआ, सभी को हुआ। तो देश ने विकास किया, रिजर्व बैंक बना, तो पूरे देश को फायदा हुआ। तो बाबा यात्रियों के साथ हम लोग इधर आए हैं और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व रत्न संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अनुयायियों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के, जिन्होंने समता सैनिक दल के माध्यम से, लेबर मजदूर पार्टी के माध्यम से, पीपल एजुकेशन संस्था के माध्यम से, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश में जो ये कार्य किया, उन महापुरुषों को हम नमन करते हैं। भारतीय संविधान में हमारे सभी देश के नागरिकों को, अगर बाबा साहब चाहते, जब उनकी कलम चली थी तो वो कुछ भी लिख सकते, लेकिन उन्होंने सबके लिए करुणा, मैत्री और न्याय का संदेश देने का उसमें काम किया और भारत को दुनिया के मानचित्र पर लाने का था। ऐसा संविधान जो लिखित दस्तावेज है, दुनिया की सबसे ज़्यादा लिबर्टी भारत के संविधान में। हम भारत के संविधान को नमन करते हैं और महाकारुणिक बुद्ध जो पूर्व काल में जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी वीर सपूत हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, उनके लिए हम अपने बच्चों को ये जो इतिहास में हमारे सामाजिक परिवर्तन आएगा और शैक्षणिक परिवर्तन आएगा और हृदय परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन आएगा। विचार इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में विचार सबसे बड़ी ताकत होती है। विचार की जब गति होती है तो वो दौड़ के जाती है, उससे सारी ताकत होती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, बुद्ध की शरण में जाना हमारे पुरखों का धर्म है, शिक्षा दीक्षा है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हे मेरे देश के दबे कुचले, कमज़ोर और बेसहारा लोगों से मेरा अपील है कि भारत के मूल्यवासियों से अपील है कि आपको यहाँ इंसान से पशु बनाया गया और मैंने वो सारे रास्ते आपके लिए बना दिए हैं कि आप बुद्ध की शरण चले जाएंगे। इस देश के अगर उच्च श्रेणी में आप लोग जाना चाहते हैं, इस देश में अपने हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, इस देश में और शासन करना चाहते हैं, इस देश में दुनिया को ज्ञान देना चाहते हैं, तो आप लोग बुद्ध की शरण आपको लेना पड़ेगा। ऐसा महापुरुषों ने 14 अक्टूबर से उनको बताया, उनको शरण करते हैं, नमन करते हैं, सबको नमन बताया। जय महाराष्ट्र बाबा साहब की कर्मभूमि है। बाबा साहब ने जितना भी समाज सुधार के कार्य जो यहाँ से शुरू किए,
नागपुर से और तुम्हारे उधर से सत्याग्रह और महार तालाब से, कालाराम मंदिर से, नासिक से और तुम्हारा यवला में बहुत बड़ी परिषद बुला करके बाबा साहब ने 1916 में ब्रिटिश सरकार को उनका अपना अनुभव जो भारत के लोगों को जिन व्यवस्था की जरूरत थी तो 400 पेज को मेमोरेंडम दिया। 25 साल की उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा ग्रहण विदेश से करके आते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और यहाँ के अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को लिखित नोटिस देते हैं और उस नोटिस पे बाबा साहब हर महीने हर तीसरे महीने कि मेरी मांग पत्र का क्या हुआ बड़ी परिषद बुला कर देते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों बड़े दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन आज भी उन जो बाबा साहब ने जो हमारे फंडामेंटल जो हमारे लिए अधिकार दिए हैं आज भी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार दे चुके थे, लेकिन हमारे ही लोग हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमारे अधिकारों को देने को राजी नहीं है। वैसा हमारा